हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। सेशन 11 में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े प्रश्न देखेंगे। पहला सवाल लेते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामल्ला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यह एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसे अटेम्प्ट करने के लिए हमें सवाल में पूछे गए संरक्षित क्षेत्रों की लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि इनमें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ही ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जो ऐसी लोकेशन पर है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। यह तमिलनाडु का वन्यजीव अभयारण्य है। बाघों के अलावा इस अभयारण्य में हाथी, गौर, ब्लैक बक, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, तेंदुए, व्हाइट बैक्ड वल्चर भी पाए जाते हैं। यहाँ खास तौर पर पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। अन्य 3 आरक्षित क्षेत्रों की लोकेशन की बात करें तो नल्लामल्ला वन का विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, यानी ये वन पूर्वी घाट का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी कर्नाटक में है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह भी एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करें तो इसके पश्चिम में आर्द्र पर्णपाती वनों से लेकर पूर्व में शुष्क पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। इसके पश्चिम में रायलसीमा उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में नंद्याल घाटी है। यहाँ शेषाचलम पहाड़ियां हैं। पेन्नूरू नदी इसके पास से गुजरती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? वन्य प्राणीजात का बुद्ध प्रजनन, बाघ अभयारण्यों का रखरखाव, स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी यानी बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। अगर हम एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम जानते हों तो हम इसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। एम स्ट्राइप्स यानी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह प्रणाली टाइगर रिजर्व्स में बाघों की निगरानी करने के लिए विकसित की गई है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला पेट्रोलिंग, कानून प्रवर्तन, वन्यजीव अपराधों की रिकॉर्डिंग और पारिस्थितिक निगरानी के लिए फील्ड बेस्ड प्रोटोकॉल, और दूसरा भंडारण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर। प्रबंधन को मदद देने के लिए एम स्ट्राइप्स गैर कानूनी गतिविधियों, वन्यजीव अपराध, संरक्षण प्रयासों, अस्थायी और स्थानिक पैमाने पर पारितंत्र की स्थिति पर सूचना इकट्ठा कर रिपोर्ट और मैप्स बनाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। बेसिकली यह सवाल करंट से जोड़कर पूछा गया था। तब गुजरात के गिर में रहने वाले एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश लाने की चर्चा चल रही थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। एशियाई शेरों का ट्रांसफर करने के लिए मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया। यहाँ एशियाई शेरों का जिक्र हुआ है तो शेरों की इस प्रजाति की तुलना हम अफ्रीकी शेरों से करते हुए कुछ जानकारी लेते हैं।
एशियाई शेरों को IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, जबकि अफ्रीकी शेरों को वल्नरेबल कैटेगरी में। दुनिया के जंगलों में अब केवल कुछ 100 एशियाई शेर ही बचे हैं जो केवल भारत के गिर के जंगलों में रहते हैं। एशियाई शेर गुजरात के गिर और गिरनार के शुष्क पर्णपाती कंटीले वनों या सवाना प्रकार के पारितंत्र में रहते हैं। गिर अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय पार्क, पनिया अभयारण्य से मिलकर गिर संरक्षण क्षेत्र बनता है। ये शेर अफ्रीकी शेरों के मुकाबले आकार में थोड़े छोटे होते हैं। पहले ये शेर तुर्की से लेकर पूर्वी भारत तक की रेंज में पाए जाते थे। आपको बता दें कि एशियाई नर शेरों की अयाल यानी गर्दन के पास के बाल अफ्रीकी शेरों के मुकाबले थोड़ी छोटी, छितरी हुई और गहरे रंग की होती है। इसलिए छोटी अयाल होने की वजह से ही एशियाई शेरों के कान आसानी से दिख सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर दोनों में जो होता है वह है एशियाई शेरों की त्वचा में लंबवत मोड़ देखने को मिलते हैं, जबकि अफ्रीकी शेरों में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? भितरकणिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पोलिकट झील या फिर दीपर झील? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, चंबल नदी। घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है और प्राकृतिक तौर पर इसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में बड़ी संख्या में देखा जा सकता है। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ट्राई पॉइंट पर है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इनमें शामिल हैं अल्निया, काली सिंध, मेज, चकान, पार्वती, कुनु, बनास। अब हम भितरकणिका मैंग्रोव की बात कर लेते हैं। ये मैंग्रोव ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों की एस्चुरी पर है। यहाँ भितरकणिका वन्यजीव अभयारण्य भी है। यह अभयारण्य अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह सांपों की संकटाग्रस्त प्रजाति किंग कोबरा का घर है। इसके अलावा यहाँ भारत में सबसे ज्यादा संख्या में विशाल एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर अवस्थित खारे पानी की लैगून झील है। इस झील का विस्तार 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में जबकि 16% हिस्सा तमिलनाडु में आता है। दीपर बील असम का एकमात्र रामसर स्थल है। इसे दीपोर बील भी कहते हैं। यह एक स्थायी ताजे पानी की झील है। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिस वजह से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दीपोर बील को पहले ही इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित कर चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आज के सेशन का अंतिम सवाल है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए या फिर उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD हमें जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के स्तर को बताती है। BOD से पता चलता है कि किसी जल निकाय में मौजूद जीवाणुओं और दूसरे सूक्ष्म जीवों ने एक विशेष तापमान और वायवीय परिस्थितियों में कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज करते वक्त कितनी ऑक्सीजन का उपभोग किया है। किसी साधारण झील या नदी में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुलित होती है। प्रति 1 मिलियन लीटर जल में इसकी मात्रा 10 अणु होती है। किसी जल निकाय के जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में घुलित ऑक्सीजन होना जरूरी है। BOD से इस बात का निर्धारण करने में मदद मिलती है कि जल निकाय में कार्बनिक पदार्थ किस तरह घुलित ऑक्सीजन पर असर डालते हैं। अगर किसी जल निकाय में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, यानी अब जीवाणुओं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को जल निकाय में मौजूद प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए और ज्यादा घुलित ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब जल प्रदूषण अधिक होता है तो BOD का मान बढ़ जाता है, या यूं कहें कि किसी नदी का BOD अगर ज्यादा है तो वह नदी अधिक प्रदूषित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।